फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को। पहला, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन। आखिर ये एलिट्रेशन क्या है? आपके सामने डेफिनेशन, एग्जाम्पल और पोएम के स्टैंजा, ये सारी चीज़ मिलेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताएं कि जैसे ये एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक पोएम में इसको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि पोएम को बेहतर बनाने के लिए पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, पोएट यानी एक पोएम, इसलिए कहा जाता है पोएट्री इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगर अपने थॉट्स और फीलिंग को अगर एक्सप्रेस करना है तो पोएट्री से बेहतर और कोई अंदाज नहीं हो सकता। इसलिए पोएम को बेहतर बनाने के लिए, स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए उसके अंदर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो आप देख पा रहे हैं वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन को समझने के लिए पहले डेफिनेशंस को देखिए, क्योंकि एकेडमिक स्टूडेंट्स को सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने आपके लिए सजाया है पहले डेफिनेशन। एलिट्रेशन के बारे में क्या कहा गया? इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। यानी ये चीज़ आपको जहन में रखना है, माइंड में रखना है, नियर बाय वर्ड्स। यूजुअली द टर्म इज अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट। एलिट्रेशन का मतलब क्या है कि जब करीब के वर्ड में, नियर बाय वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है तो वैसे साउंड को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि सेंटेंस में एक स्पेशल इफेक्ट डाला जा सके। जैसे पहला एग्जाम्पल को देखिए, माई डियर, डियर इज़ वेरी डियर। यहाँ पर डी का साउंड, डी और डी, ये डी साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है और ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है 3 जगह एक ही लाइन में। तो ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड जब किसी पोएम के लाइन में दिए गए हो और कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो तो वैसे साउंड को हम लोग एलिट्रेशन कहेंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसकी लेवल, स्टेट, सीटेट और कह दे ग्रेजुएशन, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लेवल का है, क्लास 9 और 10th के लेवल का है। अब जैसे सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, कैटरीना केम विद हर कार। यहाँ पर क साउंड रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड फिर से रिपीट किया। तो इस लाइन के अंदर आपसे पूछा जाए कि इसकी पोएटिक डिवाइस क्या है, इसकी पोएटिक डिवाइस क्या है, तो आप फौरन बताएंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का क्या मतलब कि जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड नियर बाय वर्ड्स में रिपीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। बहुत सारे आप डे टू डे लाइफ में भी इस तरह के वर्ड बोलते हैं जिससे आपको ऐसा हेल्प मिलेगा। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि एलिट्रेशन क्या होता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस के बारे में अगर देखें तो ये एलिट्रेशन से साथ मिलता हुआ है। जैसे इसकी डेफिनेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज ईदर एट द एंड ऑफ अ वर्ड और इन द मिडिल ऑफ द वर्ड। यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पर रिपीट करेगा, यहाँ पर भी रिपीट करेगा, वहाँ पर भी रिपीटेशन था। अ कॉन्सोनेंट साउंड, वहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड था। आइदर एट द एंड, यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पर आइदर एट द एंड ऑफ अ वर्ड और इन द मिडिल ऑफ द वर्ड। स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंस के अंदर क्या है कि यहाँ पर देखना है एंड में होना चाहिए, और एलिट्रेशन में हमने क्या देखा? बिगनिंग में होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए, एट द एंड और इन द मिडिल। यही मेन चीज़ है जब दोनों में डिफरेंस को चेक करना हो कि एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है।
कॉन्सोनेंस का मतलब अगर किसी वर्ड के एंड को चेक करना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड लास्ट में या फिर मिडिल में, इस दो टर्म को याद रखना। यानी आपके पास तीन वर्ड आ गए, फर्स्ट, उसके बाद मिडिल, उसके बाद एंड। यानी मिडिल और एंड में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है तो वो आपका कॉन्सोनेंस है, अगर फर्स्ट में रिपीट करता है तो वो आपका एलिट्रेशन है। ओके, जरा इस सेंट को देखिए। एक नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इसको याद रखिए। वी नेवर काउंट और कंसीडर द बिगनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एज अ कॉन्सोनेंस, कि कॉन्सोनेंस के लिए जो बिगनिंग साउंड होता है उसे कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। यहां पे इस वर्ड में देखेंगे नीज, नोज, ट्रैपीज, यानी जेड साउंड रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब कॉन्सोनेंट साउंड किसी भी लाइन के अंदर यूज किए गए वर्ड का मिडिल वर्ड्स हो सकता है, लेटर हो सकता है, या फिर एंड में हो सकता है। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के मिडिल में हो या फिर एंड में हो और रिपीट कर रहा हो तो ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंस कहेंगे। अगर बिगिनिंग में होगा तो उसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, एसोनेंस। अब स्टूडेंट्स हमें ये सीखना है कि एसोनेंस क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। एस्टेट में, सीटेट में, इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, इवन यूजीसी नेट में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पोएम को पढ़ रहे हैं, तो पोएम के रिगार्डिंग जो चीज़ें होती है उसे समझना बेहद ज़रूरी है। एसोनेंस बहुत इजी टर्म को सीखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट रिपीटिशन। हम लोग ये सीख रहे हैं रिपीटिशन के बारे में। आपने एलिट्रेशन में क्या देखा, वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहे थे, वो भी बिगनिंग वर्ड के पहले। किसी भी वर्ड का पहला अगर वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है वहाँ पर हमने एलिट्रेशन देखा, फिर कॉन्सोनेंस देखा। अब एसोनेंस को देखना है। एसोनेंस में भी क्या देखना, फिर से रेपिटिशन की बात आ रही है। यहाँ पे क्या रिपीट करेगा, यहाँ पर वॉल साउंड के बारे में। यहाँ पे वॉल साउंड्स रिपीट करेगा इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट या फिर पोएट्री। टेक्स्ट में या पोएट्री में अगर वॉल साउंड रिपीट करता है तो उसे हम एसोनेंस कहेंगे। अब एसोनेंस के बारे में यहाँ पर और क्लियर किया गया है इसी डेफिनेशंस को। द रेपिटिशन ऑफ अ वॉल साउंड इन नॉन राइमिंग, यहाँ पर शर्त नहीं है कि वर्ड राइमिंग होना चाहिए। नॉन राइमिंग साउंड इज कॉल्ड एसोनेंस। यहाँ पर वर्ड राइमिंग होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मेन, सेल, द वेडिंग बेल्स। यहाँ पर ई साउंड को देखिए अगर आप गौर से, तो एक वॉल साउंड है और इस वॉल साउंड का रिपीटिशन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो जब वॉल साउंड की रिपीटिशन अगर आपको दिखाई दे तो वैसे वर्ड को, वैसे साउंड को हम लोग लिटरेरी डिवाइस में कॉन्सोनेंस कहते हैं। इसे हम कॉन्सोनेंस समझेंगे। जैसा इसमें देखें, गो, स्लो, ओवर एंड रोड, यहाँ पर ओ साउंड रिपीट हो रहा है। इस तरह से वॉल साउंड जब रिपीट हो तो उसे हम कॉन्सोनेंस कहेंगे। एक बार फिर से मैं तीनों को रिकॉल कर दूं। एक आपके साथ एलिट्रेशन था, दूसरा कॉन्सोनेंस पढ़ा आपने, और तीसरा एसोनेंस पढ़ा। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड बिगनिंग में था, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड मिडिल या फिर एंड में था, यहाँ पर वॉल साउंड की बात हुई। तो ये तीनों में सिमिलैरिटी थी। इसे आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके तरफ चलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टैंजा है जिसको हम लोग देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही होल्ड्स हिम विथ हिज ग्लिटरिंग आइज। इस स्टैंजा में बहुत कुछ तो भी नहीं देखेंगे, एक चीज मुझे देखना है यहाँ पर। एलिट्रेशन के बारे में मैंने क्या कहा था, अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करे, जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे पहला वर्ड एच, होल्ड्स और हिम, एच साउंड यहाँ रिपीट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने स्टैंजा को क्यों दिया। स्टूडेंट, होता क्या है कि डेफिनेशंस और एग्जाम्पल के थ्रू समझ तो लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है जहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब पोएम की स्टैंजा सामने आ जाए और जब तलाशना पड़ता है फिगर ऑफ स्पीच, तो वहां पर एरर्स हो जाती है, वहां पर स्टूडेंट्स नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए मैं स्टैंजा के अंदर से अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से एलिट्रेशन को पहचानेंगे। जरा देखिए,
एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीटेशन को बोलते हैं। एच, यहाँ पर भी एच, तो यहाँ पर एच साउंड जो रिपीटेशन हुआ किस चीज़ को बताया, एलिट्रेशन। और चेक कीजिए जरा, आपके पास कुछ सेकंड टाइम है, जरा कोशिश कीजिए तो शायद आपको ना मिले। यहाँ पर देखते हैं, द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, यहाँ पर एस साउंड रिपीट किया, फिर से कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किया, एलिट्रेशन। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारी जगहों पे आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच होता है लेकिन आप उसे नहीं पहचान पाते। फिर से एक नेक्स्ट स्टैंजा आपके सामने दिया गया है, इसे आप देखें, पहचानने की कोशिश करें कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बातें हो रही है। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. Be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could. जरा देखिए इसके अंदर क्या है। चलिए इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, चलते हैं पहले जो रेस्ट हमारे पास कुछ फिगर ऑफ स्पीच बचे हैं उसको पहले मैं एक्सप्लेन करूं। सिमली, जो कि बहुत इजी फिगर ऑफ स्पीच है, इसके बारे में वहाँ आपने सुना होगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। सिमली एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पे, किस तरह के वर्ड, शो सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और पर्सन्स बाय यूजिंग वर्ड्स एज, सो और लाइक। स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच खास तौर से अगर सिमली अगर आपको समझना है तो आप इस तीन वर्ड को जहन में रखें, इसको माइंड में रखें और माइंड में रखते हुए इसकी कॉन्सेप्ट को समझें, क्या करते हैं इसका यूज़ करते हुए, किस तरह के सेंस को देने की कोशिश होती है। यहाँ पर दो या टू डिफरेंट थिंग्स में या पर्सन्स के बीच में सिमिलैरिटी बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि देखिए, जहाँ कहीं भी अगर दो पर्सन और थिंग्स के बीच की सिमिलैरिटी दिखाया जाए और तीन में से कोई भी एक वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया वो क्या है, सिमली। जैसे ही वॉक्स एज स्लो एज एन एंट, यहाँ पर वो इतना स्लो चलता है जैसा मानो कि एक चींटी। तो यहाँ पर एंट के बीच और ही के बीच सिमिलैरिटी को बताया गया और सिमिलैरिटी बताने के लिए एज का यूज़ किया गया, यहाँ पर एज का यूज़ किया गया। तो इस तरह से ये कहा, इसकी किस चीज़ की एग्जाम्पल हो गई, सिमली। ही सिंग्स लाइक रफ़ी, यहाँ वो किसके जैसा गा रहा है, रफ़ी के जैसा। इस दोनों के बीच सिमिलैरिटी बताई गई। इस तरह से सिमिलैरिटी बताने के लिए जब एज, सो और लाइक का यूज़ किया जाए तो उसे हम सिमली कहते हैं। अगर ठीक इसी तरह से सिमिलैरिटी बताने के लिए पर्सन और थिंग्स में हो और जब ये वर्ड यूज़ नहीं होगा तो उसे हम मेटाफोर कहेंगे। चलिए मेटाफोर के बारे में भी डेफिनेशंस देखते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं। यह है मेटाफोर का डेफिनेशन। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। It is a figure of speech which is used to show similarity between two different things or person without using the words as, so or like. So the students, it is very much clear that you are going to show similarity between two different things or person without using these three words as, so or like. If you're going through these sentences, you will get the sense of similarity with the help of this particular sentence. That is, he saw a paper swimming boy. आपने डायरेक्ट किसी बच्चे, इतना पतला था वो लड़का, क्योंकि ये 12th के पोएम से लिया गया एक लाइन है और उस पोएम के अंदर ये जो लाइन का मीनिंग बताया जाता है एक बच्चे के ऊपर बताया गया है। ही सॉ अ पेपर स्विमिंग बॉय, यानी एक लड़के के बारे में बताया गया जो कैसा दिख रहा था, पेपर जैसा पतला। कहने का मतलब यहाँ पर न लाइक यूज़ किया गया, न सो यूज़ किया गया और न ही एज यूज़ किया गया। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद डायरेक्ट मीनिंग निकल के आई कि कोई एक लड़का, ही सॉ अ पेपर स्विमिंग बॉय, उसने एक ऐसे लड़का को देखा, एक ऐसे लड़के को जो कैसा लग रहा था, बिल्कुल पतला था, मानो जैसे कि पेपर हो। लेकिन यहाँ पर वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। जैसे आप किसी को देखते हैं और अगर कोई मजबूरी में आपका साथ दे दे, आपका हेल्प कर दे, तो आप कहते हो आप तो मेरे भगवान हो, आप तो मेरे
भगवान हो, यानी उसकी एक्शन से खुश होकर आप उसे भगवान का दर्जा देने की कोशिश करते हो। यानी आप मेरे जो हेल्प किया, आपने क्या कि भगवान के जैसा हो, लेकिन आपने ना एज का यूज़ किया, ना सो का यूज़ किया, ना लाइक का यूज़ किया। दूसरी तरफ इस तरह से अगर हम सेंटेंस बोलते हैं जिसमें बिना इसका यूज़ किए हुए सेंस आ जाता है, उसे हम मेटाफॉर कहते हैं। जैसा मैं बोल दूं मुजफ्फरपुर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ बिहार, तो यहाँ पर इस स्विट्जरलैंड बिहार के लिए माना गया। वैसे तो मुजफ्फरपुर क्या है हर किसी को पता है, तो यहाँ पर मैंने कहा मुजफ्फरपुर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ बिहार, यानी बिहार के लिए मुजफ्फरपुर स्विट्जरलैंड जैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैंने लाइक भी यूज़ नहीं किया, सो भी यूज़ नहीं किया, फिर भी कंपैरिजन हो गया। यहाँ पर देखिए विलियम शेक्सपियर किस तरह से दुनिया को कहा, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है, और जो हम लोग हैं इंसान वो एक एक्टर है और गॉड डायरेक्टर है, और हम लोग विलियम शेक्सपियर के मुताबिक 7 स्टेज ज़िंदगी में जिएंगे और एक दिन दुनिया को अलविदा कहकर चले जाएंगे। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि मेटाफॉर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी को कि डायरेक्ट अगर बोलते हैं जहाँ पे एज सो और लाइक यूज़ ना करें, फिर भी कंपैरिजन कर दे, सिमिलैरिटी को बता दे, तो वैसे सेंस में, वैसे सेंस को, वैसे सेंटेंस को हम लोग मेटाफॉर कहते हैं। जैसा हम लोग बैक चलते हैं फिर से उस पोएम की तरफ, जो हमारा पोएम था द रोड नॉट टेकन का स्टैंजा। यहाँ जरा देखते हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई ये पोएम है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। यहाँ पर इस पोएम के अंदर रोड का यूज़ किया गया, लेकिन जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रोड के बारे में नहीं बात हो रही है, चॉइसेस ऑफ लाइफ के बारे में बात हो रही है। क्या स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? चॉइसेस ऑफ लाइफ के बारे में। तो कहाँ रोड और कहाँ जिंदगी की चॉइस, यानी डिसीजन, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ रोड से, तो इसे हम कहता है मेटाफोर। आप कह कुछ रहे हैं, उसकी मीनिंग कुछ और आ रही। यहाँ पर देखिए येलो वुड, येलो वुड से मतलब है ऑटम के मौसम में पेड़ के सारे पत्ते पीले हो जाते हैं और उसके बाद पेड़ों से पत्ता गिरकर ज़मीन पे आ जाता है। इस वजह से अगर उस समय अगर किसी जंगल को देखेंगे तो पूरा पीला नज़र आएगा। तो यहाँ येलो वुड कहा गया है, ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसे ही सेंस के लिए हम लोग समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या है मेटाफोर, क्या है सिमिली। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को हम लोगों ने सीखा, समझा। और बेहतर ये होगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं लास्ट और 5 और इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।